पर यू टर्न ले रहा है और यहां पर भारत के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता अमेरिका की आलोचना में, उसकी नीति की आलोचना में। इसलिए पाकिस्तान जैसा टेरर स्टेट उछल रहा है। वो उछल रहा है इस पूरे मुद्दे पर कि भारत का जो एक दर्जा, एक हैसियत होती थी, हर गुजरते दिन के साथ वो धराशायी हो रही है। ईरान हमारे बरसों का साथी हुआ करता था, मगर सबसे पहले अमेरिका के डर से इस सरकार ने शाहबहार बंदरगाह परियोजना पर रोक लगा दी। फिर ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया। ईरान से क्या, रूस से भी पहले तेल खरीदना बंद कर दिया। अब जब जंग शुरू हो गई है तो अमेरिका ने भारत से कहा चलिए आप तेल खरीद लीजिए, तो तेल खरीदना रूस से शुरू कर दिया। फिर से ईरान के ऊपर जो प्रतिबंध लगाए गए थे तेल बेचने को लेकर, वो अमेरिका ने हटा दिया। यानी कि अमेरिका हर मुद्दे पर, ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि यह जंग अभी खत्म नहीं हुई है। डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से डर गए हैं और यह फेक न्यूज है कि अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत हो रही है। सबसे बड़ी बात, ईरान ने अपने इरादों का सबूत दिया जब उसने अमेरिका और इस्राएल पर अपने हमले की 77वीं लहर की घोषणा की। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों यह है IRGC का दिया गया एक वीडियो, जिसमें वो इस बात का ऐलान कर रहा है कि हमने अमेरिका पर अपनी 77th अटैक जो है वो शुरू कर दी है। यह हमले की 77वीं लहर। सरासर फेक न्यूज कि हम अमेरिका के साथ बातचीत कर रहे हैं। हकीकत यह है कि डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से डर गए हैं। हकीकत यह है कि खाड़ी देश डर गए हैं। हकीकत यह है कि इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स खत्म हो रहे हैं और उसी के चलते यह सब किया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको दिखलाना चाहता हूं कि किस तरह से ईरान ने लॉन्च की अपनी 77th वेव ऑफ अटैक्स। और उसके बाद ईरानी सेना के प्रवक्ता सामने आते हैं और उन्होंने कहा कि यह कोई हॉलीवुड फिल्म नहीं है। अमेरिका को अपने किए की कीमत चुकानी पड़ेगी। इतनी आसानी से आप नहीं बचने वाले हैं। सुनिए क्या कहा गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियासतमदारान खबीस व कूदकश आमरीकाई सह्योनी در فاصله दूर از منطقه لفظی می‌کنند و نظامیان و سربازان خود و مردم مسلمان منطقه را سپر بلای سیاست‌های غلط خود کردند و به طور مستمر ایران قدرتمند را تهدید می‌کنند। और अगर आप समझना चाहते हैं दोस्तों, अभी कुछ देर पहले की खबर है जब मैं शो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अल जजीरा की यह खबर, लाउड ब्लास्ट हर्ड इन जेरूसलम आफ्टर ईरान मिसाइल अटैक। सरल शब्दों में कहा जाए तो इस वक्त ईरान इसराइल पर अपने हमले जारी रख रहा है और उसकी नाराजगी की वजह आपको समझनी पड़ेगी। ईरान कह रहा है कि एक तरफ आप युद्ध विराम का ऐलान करते हैं और दूसरी तरफ हमारे परमाणु वैज्ञानिकों को मार रहे हैं। मगर आपको सरल लफ्जों में समझाने की जरूरत है कि पिछले 12 घंटे में दरअसल हुआ क्या। गौर फरमाएं दोस्तों, ईरान ने ऐसी किसी बातचीत से मना किया है। बीबीसी के अमेरिकी साझेदार CBS न्यूज के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, हम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कही गई उस बात को नकारते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही है। बयान में आगे कहा, हम यानी ईरान अपनी उसी बात पर कायम है कि किसी भी तरह की बातचीत तभी होगी जब युद्ध से जुड़े ईरान के लक्ष्य पूरे हो जाएंगे। इससे पहले बीबीसी फारसी की वरिष्ठ संवाददाता घोंगचे हबीबीजाद के मुताबिक ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी ने एक अज्ञात ईरानी स्रोत के हवाले से कहा कि ट्रंप के साथ कोई सीधा या अप्रत्यक्ष संपर्क नहीं है। यह एजेंसी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC से जुड़ी हुई है। हबीबीजाद के अनुसार स्रोत का कहना है कि जब ट्रंप ने सुना कि हमारे निशाने पर पश्चिम एशिया के सभी पावर स्टेशन होंगे तो वो पीछे हट गए। इनफैक्ट दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, ईरानी संसद के स्पीकर हैं गालिबाफ, उनका यह बयान अंग्रेजी में है। नो नेगोशिएशंस हैव बीन हेल्ड विद द US एंड फेक न्यूज इज यूज्ड टू मैनिपुलेट द फाइनेंशियल एंड ऑयल मार्केट्स एंड एस्केप द क्वैगमायर इन व्हिच द US एंड इजराइल आर ट्रैप्ड। सरल शब्दों में यहां गालिबाफ कह रहे हैं कि किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई, यह फेक न्यूज है। यह सिर्फ जो वित्तीय बाजार हैं, तेल के बाजार हैं, उससे मैनिपुलेट, उसमें भ्रम पैदा करने की कोशिश है और कहीं ना कहीं अमेरिका और इस्राइल बुरी तरह से फंस गए हैं। इनफैक्ट आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, ईरान ने अल्टीमेटम क्या दिया है और उससे ज्यादा बेइज्जती की बात अमेरिका के लिए नहीं हो सकती। गौर कीजिए उसके अल्टीमेटम पर। ईरान ने अभी वॉशिंगटन के सामने एक बेहद अपमानजनक अल्टीमेटम रखा है। उन्होंने मांग की है कि पूरे इलाके से सभी अमेरिकी बेस बंद किए जाएं, हॉर्मूज स्ट्रेट से गुजरने वाले वेस्टर्न जहाजों से $2 मिलियन की फीस ली जाए और $100 बिलियन का हर्जाना दिया जाए। यानी वो अमेरिका के साथ ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे कोई हारा हुआ साम्राज्य हो। दोस्तों ये जो बात गालिबाफ ने कही, उनके स्पीकर ने कही कि इसके पीछे वित्तीय बाजार है, इसके पीछे शेयर बाजार है, तेल के मार्केट्स हैं, यह बात सिर्फ ईरान नहीं कह रहा है। CNN एक अमेरिकी न्यूज एजेंसी, वो डोनाल्ड ट्रंप को टैको कह रहे हैं, TACO, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। सरल शब्दों में ट्रंप हमेशा यू टर्न ले लेते हैं और हर मुद्दे पर वो जो कहते हैं उसके बिल्कुल उलट कहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बात ईरानी नेता गालिबाफ कह रहे हैं वही बात CNN की इस रिपोर्ट में सामने आया है, जिसमें CNN कहता है
ट्रंप के आलोचक इसे उनका नया टैको कह रहे हैं, यानी ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। ट्रंप हमेशा पीछे हट जाते हैं। इसे साबित करना आसान नहीं है, लेकिन यह फैसला ट्रंप के एक और साफ पैटर्न को दिखाता है। उनके बड़े ऐलान अक्सर शेयर बाजार के खुलने या बंद होने के टाइम के आसपास ही आते हैं। यानी कि जो बात गालिबाफ कह रहे थे कि इसका मकसद सिर्फ वित्तीय बाजार है, तेल बाजार है, उसके अलावा कुछ नहीं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, व्हाइट हाउस के एक जानकार ट्रंप के इस कदम के पीछे क्या लॉजिक ढूंढते हैं, उसके एक एक लफ्ज पर गौर किया जाए आपके स्क्रीन पर। ट्रंप शायद ज्यादा देर तक आर्थिक दर्द झेलने को तैयार नहीं। द हिल के व्हाइट हाउस कॉलमनिस्ट नाइल स्टेनेज ने कहा है कि ट्रंप अब किसी तरह इस हालात से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। उन्होंने अल जजीरा से कहा कि एक ऐसी जंग है जो शुरू से ही देश के अंदर पॉपुलर नहीं रही, और जैसे जैसे समय बीत रहा है तेल की कीमतें बढ़ने से अमेरिका पर आर्थिक दबाव भी बढ़ रहा है, जिससे आम लोगों के लिए पेट्रोल भरवाना भी महंगा होता जा रहा है। इससे लोगों पर असर पड़ रहा है, और मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप इतनी आर्थिक मार या उसके राजनीतिक असर को ज्यादा समय तक झेलने को तैयार हैं। यह बात स्टेनेज ने कही। इस बात पर कि क्या ट्रंप बस समय खरीद रहे हैं ताकि और सैन्य ताकत क्षेत्र में पहुंच सके, स्टेनेज ने कहा कि यह मुमकिन है कि राष्ट्रपति की बातें सिर्फ एक ब्लफ हो या फिर अचानक से कोई नई दिशा में बड़ा बदलाव आने वाला हो। उन्होंने यह भी बताया कि इस इलाके में अतिरिक्त अमेरिकी मरीन के आने का समय उसी दिन के आसपास है जब ट्रंप की नई बढ़ी हुई डेडलाइन शुक्रवार को खत्म होने वाली है। तो इन दोनों चीजों का टाइमिंग इतना मेल खाना जरूर शक पैदा करता है। ईरान क्यों मना कर रहा है? यहां जो उनके कॉलमनिस्ट कह रहे हैं उस पर गौर फरमाइए। दो चीजें हो सकती हैं, एक तो शेयर बाजार से फायदा उठाना, दूसरा 5 दिन बाद हो सकता है अमेरिकी सैनिक जमीन पर उतरें। मैं आपको बार बार बता रहा हूं दोस्तों, यूएसएस ट्रिपोली में सवार हैं 2500 मरीन्स। इसके अलावा 82nd एयरबोर्न डिवीजन वो बढ़ रहा है ईरान की तरफ, उसकी तैयारी चल रही है। कम से कम 5 से 6 हजार सैनिक हो सकता है खार्ग द्वीप के सामने उतर जाएं, जमीन पर उतर जाएं। ट्रंप ने जो 5 दिन की मोहलत दी है, इसके पीछे जमीनी जंग की तैयारी भी हो सकती है। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मगर यह भी हकीकत है दोस्तों कि खाड़ी देश लगातार डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बढ़ा रहे हैं कि बंद कीजिए इस युद्ध को। जी हां, समानांतर तौर पर दोस्तों एक और चीज हो रही है। बार बार यह बात सामने उभर कर आ रही है कि पाकिस्तान इसमें मध्यस्थता कर रहा है। खबर यह भी आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर अब अमेरिकी वार्ताकार और ईरानी वार्ताकार मिलेंगे। शहबाज शरीफ ने बाकायदा यह संदेश भी जारी किया है। उन्होंने कहा है कि मैंने मसूद पेजिश्कियां से बात कर ली है। यह बात आपको अटपटी नहीं लगती? यह वो पाकिस्तान है जो डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देना चाहता है। यह वो पाकिस्तान है जो अमेरिका और इस्राएल का पिछलग्गू है, और आज की तारीख में वो देश जो आतंकवाद को जरिया बनाता है भारत पर टारगेट करने के लिए, वो मध्यस्थ या वो मीडिएटर बन रहा है। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर, माननीय लेजर आइज ने क्या कहा था? एस जयशंकर ने यही तो कहा था ना कि दुनिया जो भी फैसला करती है, अमेरिका जो भी फैसला करता है, वो पहले भारत से बातचीत करता है, और यहां पाकिस्तान मध्यस्थता कर रही है। ऐसा क्यों हो रहा आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। भारत इसमें अहम किरदार निभा सकता था, मगर जब सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत हुई थी तो प्रधानमंत्री खामोश रहे। जब ईरान के अंदर छोटे छोटे बच्चों को अमेरिका और इस्राएल मार रहा था, उनके स्कूल, स्टेडियम्स, अस्पतालों पर बमबारी कर रहा था, तो प्रधानमंत्री खामोश रहे। ईरान लगातार यह देख रहा है, और यहां पर एक देश जो आतंकवाद को जरिया बनाता है अपनी पॉलिसी का, वो यहां पर किरदार निभा रहा है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर करारा प्रहार किया है। कांग्रेस क्या कह रही है मैं आपको बताता हूं। कांग्रेस कहती है, रिपोर्ट्स के मुताबिक मिस्र, तुर्की और पाकिस्तान जैसे देश अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने में मदद कर रहे हैं। सोचो, पाकिस्तान जैसे एक टेरर स्टेट को ट्रंप ईरान क्राइसिस में इतना अहम रोल मिल रहा है, लेकिन इन सब में भारत कहां है? इस हाई स्टेक्स टेबल पर हमारी जगह क्यों नहीं है? हम तो सिर्फ धुरंधर देख रहे हैं और धुरंधर के झूठ को फॉरेन पॉलिसी बनाकर पेश कर रहे हैं। सुनिए सुप्रिया सुनीत क्या कह रही हैं। According to reports, countries like Egypt, Turkey and even Pakistan are helping diffuse the tension between America and Iran. In fact, it seems that Pakistan is the new go-to as Trump's conflict and tension with Iran escalates. According to these reports, Egypt, Turkey and Pakistan have had multiple rounds of talks with Witkoff, who is the US Special Envoy to the Middle East, and of course, Kushner, who's Trump's son-in-law. But where is India amidst this all? Why don't we have a seat at that high-stakes table? Or are we too busy promoting a propaganda movie like Dhurendhar or making reels with red laser eyes? To be a part of the conversations that truly matter, to be a part of the conversations that are reshaping the global order all around us. If this is not an abject failure and collapse of our foreign policy, then I wonder what is. And Mr. Modi, you will have to answer that why is India not a part of these conversations and a terror haven, a terror state like Pakistan is? Because this is truly unacceptable. स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। कांग्रेस ने बहुत ही उग्र तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रहार किया है। पवन खेरा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि दुनिया भर में जाके खींखी करना, हंसना, इससे देश का नाम रोशन नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शर्मिंदगी का सबब बन गए हैं, ऐसा पवन खेरा कह रहे हैं। देखिए किस करारे अंदाज में पवन खेरा ने प्रहार किया है इस सरकार की विदेश नीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। सुना जाए। जरूरत क्या थी साहब आपको ये करने की? फादरलैंड, मदरलैंड, वाहियात बात, मजाक भी ऐसा कि वाहियात मजाक, खीखी खीखी करके आप घूमते फिरते हैं पूरे विश्व में, लोग हंसते हैं आप पर। आपको आभास है कि आपकी क्या छवि बन गई है पूरे विश्व में?
और ये छवि आपकी नहीं, माफ कीजिएगा, देश की खराब कर रहे हैं आप। ये खीसे निपोर कर विदेशों में जा जाकर लोगों से गले जबरदस्ती मिल मिलकर क्या हासिल किया साहब आपने? आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि यहां कई पेचीदगियां बन गई। भारत के लिए मुश्किल बात यह है कि भारत का जो एक दर्जा, एक हैसियत होती थी, हर गुजरते दिन के साथ वो धराशायी हो रही है। ईरान हमारे बरसों का साथी हुआ करता था, मगर सबसे पहले अमेरिका के डर से इस सरकार ने चाबहार बंदरगाह परियोजना पर रोक लगा दी। फिर ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया। ईरान से क्या, रूस से भी पहले तेल खरीदना बंद कर दिया। अब जब जंग शुरू हो गई है तो अमेरिका ने भारत से कहा चलिए आप तेल खरीद लीजिए, तो तेल खरीदना रूस से शुरू कर दिया। फिर से ईरान के ऊपर जो प्रतिबंध लगाए गए थे तेल बेचने को लेकर, वो अमेरिका ने हटा दिया। यानी कि अमेरिका हर मुद्दे पर यू टर्न ले रहा है, और यहां पर भारत के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता अमेरिका की आलोचना में, उसकी नीति की आलोचना में। इसलिए पाकिस्तान जैसा टेरर स्टेट उछल रहा है, वो उछल रहा है इस पूरे मुद्दे पर, मगर भारत की साख को नुकसान पहुंचा है इस सरकार की नीतियों की वजह से। और दूसरी तरफ ईरान सवाल उठा रहा है कि हम क्यों भरोसा करें। हम जानते हैं कि 5 दिन जब खत्म होंगे तो अमेरिका एक नए शिगुफे के साथ आ जाएगा, हो सकता है जमीनी युद्ध शुरू हो जाए। सबसे बड़ी बात, वो ध्यान खींच रहा है इस खबर की तरफ। दोस्तों, ये जो शख्स आपके स्क्रीन पर है, इनका नाम है डॉक्टर शम कादरी। वो एक एसोसिएट प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। यहां पर इरानियन एम्बेसी का, ऑस्ट्रिया में जो ईरानियन दूतावास है, उसका दावा है कि डॉक्टर शम कादरी को इसराइल ने उनके बच्चों के साथ मौत की घाट उतार दिया। यानी कि अब आप वैज्ञानिकों को नहीं बख्श रहे हैं, वो भूल जाइए, उनके बच्चों और उनके पूरे परिवार को मौत की घाट उतार दिया। इसलिए तो ईरान कह रहा है ये फेक न्यूज है, ये बकवास है, इन पर हम क्या भरोसा करें। इसलिए उसने अपने 77th वेव ऑफ अटैक्स लॉन्च कर दिए हैं, क्योंकि ईरान को कतई विश्वास नहीं है अमेरिका और उसकी सोच पर। हमें देखना पड़ेगा दोस्तों 5 दिन बाद क्या होता है। अमेरिका की नरमी बनी रहती है या फिर खाड़ द्वीप पर, ईरान के खाड़ द्वीप पर जमीनी जंग की जो है नींव तैयार होती है, उसका मोर्चा खुल जाता है। उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप अनाप शनाप बातें कर रहे हैं दोस्तों। ये देखिए, सुनिए, वो कहते हैं हॉर्मूज पर मेरा और अयातुल्ला का कब्जा होगा। यानी कि ये व्यक्ति हॉर्मूज पर भी घुटने टेक रहा है। सुनिए, मेरा और अयातुल्ला का कब्जा होगा, कुछ भी कहना, सुना जाए। Be jointly controlled. By who? Maybe me. Maybe me. You want the United States to be Me involved? and the Ayatollah, whoever the Ayatollah is, whoever the next Ayatollah. और जहां तक इसराइल की बात है, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सामने आए हैं। बकौल नेतन्याहू, आज पहले मैंने हमारे दोस्त राष्ट्रपति ट्रंप से बात की। ट्रंप का मानना है कि आईडीएफ और अमेरिकी सेना की बड़ी उपलब्धियों का फायदा उठाकर इस समझौते के जरिए युद्ध के लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं, ऐसा समझौता जो हमारे अहम हितों की रक्षा करे। मगर साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि हम ईरान और लेबनान पर हमला कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, यह समझौता किसके बीच में हुआ है? ईरान मना कर रहा है, इसराइल अब भी हमले कर रहा है। सुनिए नेतन्याहू क्या कह रहे हैं। מוקדם יותר היום שוחחתי עם ידידנו הנשיא טראמפ. הנשיא טראמפ מאמין שיש סיכוי למנף את ההישגים הכבירים של צה"ל וצבא ארצות הברית כדי לממש את יעדי המלחמה בהסכם, הסכם שישמור על האינטרסים החיוניים שלנו. במקביל, אנחנו ממשיכים לתקוף גם באיראן וגם בלבנון. אנחנו קודשים את תוכנית הטילים ותוכנית הגרעין עד דק וממשיכים לפגוע קשות בחיזבאללה. רק לפני ימים אחדים חיסלנו עוד 2 מדעני גרעין והיד עוד נטויה. אנחנו נשמור על האינטרסים החיוניים שלנו בכל מצב. और डोनाल्ड ट्रंप, मैं नहीं जानता हूं किस ब्रह्मांड में, किस यूनिवर्स में है। अब सुनिए, यहां पर इन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा, वी हैव हैड वेरी स्ट्रॉन्ग टॉक्स विद ईरान, इफ दे कैरी थ्रू विद देम इट विल एंड द कॉन्फ्लिक्ट। हमने ईरान के साथ बहुत अहम बातचीत की है। वो लोग समझौता करना चाहते हैं, हम समझौता करना चाहते हैं, मगर आप सुन चुके हैं, आप सुन चुके हैं। ईरान ने कहा है बातचीत का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। मगर सुनिए ट्रंप क्या कह रहे हैं। Place yesterday, they went into yesterday evening. They want very much to make a deal. We'd like to make a deal too. We're going to get together today by probably phone because it's very hard to find a country. It's very hard for them to get out, I guess. दोस्तों, पिछले 12 घंटे के जो घटनाक्रम है उसने कई लोगों पर सवाल खड़े किए हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और इस्राएली प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर। मैं अगर अपने देश की निगाह से बात करूं तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर की विदेश नीतियों के चलते लगातार भारत की जो एक साख थी दुनिया के इस हिस्से में, वो तार तार हो रही है। और उसके कई कारण हैं। पहली बार, जो इस्राइल कहता है ऐसा लगता है हम वही करते हैं। और हम ये ना भूलें कि इस्राइल के साथ दुनिया का कोई देश नहीं है। अमेरिका के अंदर खुद ट्रंप की जो अपनी पार्टी है रिपब्लिकन्स, वो भी सही मायने में इस्राइल का समर्थन नहीं करते हैं। अमेरिका के अंदर एक यहूदी विरोधी सोच पनप रही है जो हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ रही है, क्योंकि अमेरिका के लोग भी देख रहे हैं कि आज अमेरिका, या ये कहा जाए ट्रंप, अपने अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रहे हैं नेतन्याहू के लिए। और नेतन्याहू खुद इस्राइल के अंदर बहुत ज्यादा लोकप्रिय नहीं है। आज अगर चुनाव होंगे तो वो हार सकते हैं, मगर वो ये तमाम खुराफात कर रहे हैं ताकि चुनाव जीत सकें। सारा खेल चुनाव का है। और ऐसे में यह सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा जाना चाहिए कि आप इतिहास में कैसे शख्स के तौर पर दर्ज होना चाहते हैं जो इस समय अपनी रीढ़ को सीधा रखते और अमेरिका और इस्राइल को आईना दिखाते कि जुल्म को बंद करो, या फिर
आप अमेरिका और इस्राएल के पीछे पीछे चलते रहे और आपने अपनी साख को कमजोर किया और इस पूरे इलाके में पाकिस्तान के कद को बढ़ा दिया। हमारे यहां इस कदर अंधभक्ति है कि साहब एक वाहियात और भाजपा की प्रोपेगेंडा फिल्म धुरंधर को देख के लोग खुश हैं कि साहब वाह, मोदी जी ने क्या सही नोटबंदी की थी पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए। यह बात अलग है कि इस फिल्म के रिलीज होने से पहले जो तर्क उस घटिया और वाहियात भाजपा की प्रोपेगेंडा फिल्म में दिए गए थे, वो तर्क आज तक नहीं दिए गए कि पाकिस्तान से हजारों करोड़ रुपया आ रहा था, इसलिए हमने नोटबंदी कर दी। यानी साहब कुछ भी कहना,